आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। जिन साहित्य के नाम से प्रख्यात अखिल भारतीय आतंकवाद विरोध मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा में खालिस्तान आतंकवाद को लेकर बेवक्त जवाब दिए। बिट्टा ने कहा कि पनावन सिंह पन्नू लगातार सिख युवाओं को भटकाने का काम विदेश में रहकर कर रहा है। बिट्टा ने कहा कि आप लोग सिख समुदाय से श्री गुरु ग्रंथ साहब के सामने, सिख समुदाय के सामने पूछिए कि क्या उन्हें खालिस्तान की ज़रूरत है। सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह साहब हिंदू धर्म के लिए अपनी शहादत दी थी। कुछ लोग पाकिस्तान से फंडिंग कर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत देश बदल रहा है। भारत के झंडे के नीचे रूस और यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान के लोग भी बाहर आए हैं। आज भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। बिट्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम किया। आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना है। भारत के देश आगे बढ़ रहा है। वहीं बिट्टा ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि वही ही लोग हैं जो राम सेतु को मानने से इनकार कर रहे थे, भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। वही बिट्टा ने कहा कि देश में भगवंत आतंकवाद की बात भी यही करते थे, लेकिन देश अब बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आतंकवाद का सफाया कर रही है। देखो जी, पहली बात तो ये है, मैंने 4 तारीख को अयोध्या में दर्शन करने जाना था। पहले तो कोई वहाँ जाके कोई एहसान नहीं है, मैं कब जा रहा हूँ, मेरे राम जी हैं। और अगर धर्म की बातें अगर सुन लो तो मेरी आस्था पुरानी है। जब चिदम्बरम ने कहा था, जब दिग्विजय सिंह लोगों ने कहा था कि राम सेतु तो है ही नहीं, मैं तो देखो हनुमान जी के चरणों में रहता हूँ, मंदिरों में दर्शनों में रहता हूँ, उसकी कृपा से। ज्ञान गुण सागर जब पढ़ता रहा, इतना ज्ञान गुण सागर, जब इनका बयान आया कि राम सेतु को तोड़ दिया जाएगा, वहीं कह दिया रुक गया। मैं कहा राम जी, तेरे मंदिरों में हनुमान जी जाना छोड़ दूं, राजनीति न करूं। जिस दिन राम सेतु टूटे, बम्बों से टूटा हुआ हिस्सा राम सेतु में दे दूंगा। बम्बों से भी जाना है, तेरे चरणों में दे दूंगा ना। चला गया राम सेतु और जाके 21 तीर्थस्थानों का स्नान करके, समुद्र में स्नान करके, तीर्थ स्थान की मदद 30 खूह थे, ये कहते नहीं थी, 30 तीर्थ स्थानों को 21 तीर्थ स्नान करके शपथ ले ली, पूरी अपनी धोती हर लबात से पहन के। जिस दिन राम सेतु टूटेगा, चिदम्बरम जैसे लोग तोड़ेंगे, उस दिन बिट्टे का, बम्बों का बचा हुआ शरीर पहली कुर्बानी देगा। 1 साल नींद नहीं आई मुझे। मौत से हमारी यारी, हम पॉलिटिक्स नहीं करते, मौत से यारी। हमें क्या पता था भगवान राम एक ऐसा हमें योद्धा देंगे, ऐसा एक फरिश्ते के रूप में देंगे। आते सबसे पहले ऐलान किया नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी जी ने कि राम सेतु नहीं टूटेगा, बोलो श्री राम। इससे जरा मेरी क्या आस्था हो सकती है। फिर आई राम जन्मभूमि की बात। बड़े बड़े इधर शंकराचार्य जी ने, आपके मध्य प्रदेश ने बयान दिए। मैं शंकराचार्य जी के तो आगे फिर मैंने कहा, मैं कहा सबसे पहली कुर्बानी मैं दूंगा। तो भगवान की कृपा, मैं कौन हूँ करने वाला, वो उसकी कृपा मोदी जी के की, उन्होंने थोड़ा किया, भगवान ने उन पर विश्वास किया। अब राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। अब जाना क्या, जाते रहेंगे। जाना क्या हुआ, हमको वीआईपी थोड़ा है, हम तो कई बार गए, जाते रहेंगे। 4 को जाना था पर धुंध बड़ी थी, तो फिर कई बार प्लेन ऊपर नीचे, क्योंकि इधर मेरे रोटरी क्लब का आज प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम में को अड़चन ना पड़ जाए, फ्लाइट ना मेरी रुक जाए। अब मैं जाके वहाँ दर्शन करने जाऊँगा, उसकी कृपा से पूरे कर चुका हूं। और जैन धर्म के पालीटाना, जहां ऊपर चढ़ना मुश्किल है, 600 साढ़े 600 सीढ़ियां, अंगहीन हूं मैं, उसकी कृपा से चढ़ा। शिखर, नक्सलाइटों का एरिया बिहार के पास, ये जूनागढ़, कभी तो जाते देखा है, पर सिख धर्म के आगे सिर झुकाता। हमारी सिख की जिम्मेदारी कोई नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे गुरुओं ने कुर्बानी की थी, उसकी इज्जत सब करते हैं। हमारे गुरुओं ने तब की थी, इज्जत करते हैं। हमने क्या कर्म किए? चंद लोगों को, क्या खालिस्तानियों को कहना चाहता हूं, इनके पास जवाब है। अभी सरदार अभी हुआ, सरदार बनो ना, जगजीत सिंह अरोड़ा जैसे सरदार बनो, हरि सिंह नलुआ जैसे
जिसका काबल कंधार तक राज था। महाराज रणजीत सिंह के टाइम में माँ कहती थी बच्चा सो जा, ननुआ आ गया। सरदार बनो अर्जुन सिंह एयर मार्शल जैसे, सरदार बनो धनुआ जैसे, जिसने सर्जिकल ऑपरेशन किया था पुलवामा के बाद। ऐसे सरदार बनने की जरूरत है। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में बैठा हुआ भारतीय उसको सलूट करे। ये नहीं तिरंगे झंडे का अपमान हो जाए तो हम घरों में बैठ जाए। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जितने मुझे गाली देनी दे, जितने जो करना करे, मुझे कौम का गदार कहे, कुछ कहना कहे, मैं तो पहले भारतीय हूं। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। हमारे गुरुओं के दिन आए तो हम पूरा खुशी से करना चाहिए। हिंदू धर्म नतमस्तक होता है। अब राम जन्मभूमि का निर्माण, पन्नू क्या कहता है, मोदी जी का यात्रा हमला कर दो, मुसलमान भाइयों हमला कर दो। तेरी साले ऐसी की तैसी। मणिपुर तू साले मामा है, यहां आना खालिस्तान की बात करनी। आ पूरे देश में घूम, कितने तेरे साथ सरदार हैं। आज चैनल के अंदर बहस कर खालिस्तान में, क्या खालिस्तान चाहते हैं? 200 किलोमीटर का खालिस्तान चाहते हो आप? जो पंजाब कभी काबल कंधार तक, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा, इतना बड़ा पंजाब, इतना सा पंजाब रह गया, वो खालिस्तान चाहते हो? बार बार इनको कहता हूं, खालिस्तान कभी बनने नहीं देंगे। शरीरों पे बम खा के बोल रहा हूं, कभी बनने नहीं देंगे। आपकी इच्छा कभी। देखो जी, मुझे इतना पता है, सिख कौम का मकसद मानवता की रक्षा करना। चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। कश्मीरी पंडित को ऊपर जब जुल्म होते थे औरंगजेब के टाइम पे, तो गुरु तेग बहादुर जी ने शीश निशावर किया था। सिख कौम हिंदू समाज के लोगों की रक्षा के लिए बनी। सिख कौम मजलूमों की रक्षा के लिए बनी। इन्होंने क्या किया? 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया पंजाब के अंदर 6 या 7 साल के अंदर। बाकी मेरे जैसे सेकुलर सिख थे, मतलब 36,000 3 सिख 7 साल के अंदर या 5 साल के अंदर 36,000 लोगों को गोलियों से मार दिया। किसी के हाथ में कृपान नहीं, किसी के हाथ में बंदूक नहीं, किसी के हाथ में तस्तूर नहीं। बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए रोटी कमाने निकले थे, मार दिए गए। गांव के गांव खाली करा दिए। और हमने उस वक्त ये कहा था, जिस दिन किसी मध्य प्रदेश, किसी गुजरात, किसी बिहार, यूपी के मेरे भाई पे गोली लगेगी, पहले पिट्टे का सीना पार करेगी। हमें अपने गुरुओं से सीखा मानवता की रक्षा करना, वो हमारी प्रेरणा था। हमने भगत सिंह से, हमने जलियांवाला बाग से बचपन से सीखा। ये आज़ादी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने लेके दी। ये भारत एक है, एक रहेगा। खालिस्तान ना कभी बना था ना बनेगा। ये प्रेरणा हम कौन है लेने वाले? ये प्रेरणा हमारा राष्ट्र था, हमारे जवान थे, हमारे भगत सिंह थे, हमारे गुरु साहिबान थे। और कोई सवाल? बचपन से लेके आज तक एक ही मकसद रहा है, प्रथम राष्ट्र और आतंकवाद से भारत कैसे मुक्त हो। और उसके लिए अपन देखो मर चुके, अपन बोनस पे 14 बार आतंकवादियों ने बम्बों गोलियों से हमले किए। 70 लोग शहीद हुए, मेरे जवान शहीद हुए। पर हमने अपनी जो एक राष्ट्र के प्रति सोच थी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी, हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे आज आज़ाद विचारधारा में है। मैं ये महसूस करता हूँ कि आज के दौर को देखकर मेरे मन में एक पीड़ा जरूर होती है, दुख जरूर होता है। अगर आज 370 धारा हटी, अगर आज राम जन्मभूमि का 500 साल का खूनी इतिहास, 75 साल का कैंसर की बीमारी की तरह खून से इतिहास कश्मीर का, हजारों जवानों की शहादतें, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ जाना, हजारों बच्चे यतीम हो जाना, 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, जम्मू जयपुर के अंदर एक दिन में 120 लोगों का चले जाना, और किसी माँ को ये नहीं पता होता मेरे बच्चे, मेरा पति निकला वापस आएगा या नहीं आएगा। ये पूरे
हिंदुस्तान की 7 साल पहले की हालत थी। अब ट्रेनों में ब्लास्ट, बॉम्बे के अंदर बेचारे रोटी कमाने जा रहे नौकरी पेशा के लोग, वापस डेड बॉडी नहीं आती, मैं सबके घरों में जाता था। कश्मीर के अंदर जवानों के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था, गोली चलाने के लिए दिल्ली से पूछना पड़ता था, नहीं इजाज़त नहीं थी। पंजाब के अंदर, पंजाब की भी क्लियर बात करेंगे, कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर क्यों 26/11 की घटना हुई, क्यों पार्लियामेंट की घटना हुई, उसके पीछे मुद्दा क्या रहा? मुद्दा कश्मीर था। क्यों हुई पंजाब के अंदर खालिस्तान की बात? उसमें पीछे गंदी राजनीति थी। अगर सरदार पटेल के हाथ में कश्मीर दिया होता और पंजाब की सिख रेजिमेंट थी, तैयार खड़ी थी, ऑक्युपाई कश्मीर हमारे पास होता, क्या जवानों की शहादत होती? क्या तिरंगे झंडे का अपमान होता? क्या जवानों को पत्थर फेंके जाते? क्या आपके खून पसीने का पैसा, कमाई का टैक्स का पैसा, 100 रुपए किलो रोटी आटा तो वहां 10 रुपए किलो आटा, 200 रुपए किलो चावल, वहां 50 रुपए किलो चावल। आपके खून पसीने का पैसा, टैक्स का पैसा हम कैसे बर्दाश्त करते रहे? ये आज बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। अब ठीक हुआ, पहले क्यों नहीं ठीक हुआ? मेरा किसी पार्टी पे अटैक नहीं है, ना मेरा किसी फेवर में। प्रथम राष्ट्र 370 धारा हटी, क्या गोली चली, क्या बम चला, क्या दंगे हुए, क्या दुनिया से आवाज उठी, क्या यूनाइटेड नेशन से आवाज उठी? नहीं उठी। पाकिस्तान अकेला रह गया। क्या महबूबा मुफ्ती नहीं कहती थी? क्या फारूक अब्दुल्ला नहीं कहता था? तिरंगा झंडा जिस दिन लहराया गया, पाकिस्तान में कश्मीर मिल जाएगा। कहां मिला? आज तिरंगे ही तिरंगे हैं। बताइए कितनी गोली? हाँ, कहीं 2-4 हमारे जवानों की शहादत होती। इतना बड़ा देश सीमाओं की रक्षा करने के लिए कर्तव्य को पूरा करते हैं। पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहे नक्सलिज्म हो, आतंकवाद पे 7 साल में कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? तो फिर पहले क्यों नहीं हुआ? आने वाली जनरेशन सवाल हमसे पूछेगी कि हजारों बेगुनाहों के कातिल आप थे। हमारे खून पसीने का, टैक्स का पैसा जो लूटा गया, जो आतंकवादियों को पनपने के लिए दिया गया, हमारा क्या कसूर था? हमारे बच्चों का फ्यूचर था, हमारा पैसा उधर क्यों लगाया गया? अब क्यों यातिन मलिक जैसे लोगों को लाल कारपेट से दिल्ली बुलाया जाता था? वाह भाई वाह, इतनी कमजोरी थी हमारी। अब क्यों? ये प्रश्न और बड़े सवाल आने वाली जनरेशन हमको पूछेगी, हमारे नेताओं को पूछेगी। मैं नरेंद्र मोदी जी की बिल्कुल को पार्टी से लेना देना नहीं, जिंदगी का सफर गुजर गया, ना किसी पार्टी में हूं ना जाना, मेरी बोनस की जिंदगी है। 370 धारा हटी, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। राम कितना अपमानित राम जी होते रहे, कितने राम लला अपमानित होते रहे। मैं जाता हूं, अपनी झुग्गी में मिट्टी गट्टा उड़ता रहा। आज कहां राम जी चले गए? क्या पहले क्यों नहीं मसले हल हुए? मेरा सवाल है आपसे, आप मेरे से जवाब पूछना, मैं जो कहूं मैं दूंगा। हमारी पॉलिटिकल विल कमजोर थी। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने हमारी कांग्रेस को, खून से सजाई हुई कांग्रेस को बर्बाद किया। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, वाय मैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ नहीं, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद क्या हुआ इसकी मुझे समझ नहीं आई आज तक। कांग्रेस बर्बाद कर दी ऐसे लोगों ने। आज मसले हल हुए, पहले क्यों नहीं हुए? ये मेरे सवाल हैं। क्यों रखी गई खालिस्तान की नींव? 36,000 बेगुनाह का कत्लेआम क्यों हुआ? ब्लू स्टार ऑपरेशन क्यों हुआ? 84 के दंगे क्या हुए? इसकी जड़ क्या थी? क्या किसी ने जाने की कोशिश की पूरे देश के अंदर? ना। खालिस्तान, वाह खालिस्तान, कौन लाया था भिंडरांवाले को? हम तो बच्चे थे, अपनी आंखों से सब कुछ देखा। अकाली दल तोड़ देंगे, सदा राज करते करते 36,000 लोग भी चले गए, ब्लू स्टार ऑपरेशन भी हो गया। गुरुद्वारा साहब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के 4 दरवाजे नमस्तक होते। 20% सिख जाता है, 80% हिंदू तो दूसरे धर्म के लोग जाते हैं। क्या बना दिया हालत। और 84 इंदिरा गांधी भी चली गई और 84 के दंगे भी हो गए। निचोड़ क्या था? गंदी पॉलिटिक्स। निचोड़ क्या था? कश्मीर में गंदी पॉलिटिक्स।
जब राष्ट्र प्रथम राष्ट्र के ऊपर हम दोस्ती यारी क्यों है ये? बिल्कुल यही सवाल उनका भी आपका बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि संबंध अपने अच्छे हैं। अब यूके के प्राइम मिनिस्टर आए, बड़ा अच्छा मान सम्मान दिया गया। अब कनाडा के अंदर प्रॉब्लम क्या, सिख वोट बहुत ज़्यादा हो गया। कभी सिखों को, भाइयों को पगड़ी पहनने के लिए फौज में, पुलिस में जाने के लिए इजाज़त नहीं थी। सबसे ज़्यादा हिंदू भाइयों ने संघर्ष किया। अब उनकी तादाद हमारी हो गई ज़्यादा और बाकी यहाँ से रोज़ जहाज भर भर के जा रहे हैं। अब वहाँ पे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, पहले वाली स्थिति नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको पैसे दे के कोई लंगर में चला गया, खाना खिला दिया, वहाँ रह लो, वहाँ झंडे पकड़ा देते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। वोट बैंक की खातिर, जैसे वोट बैंक ने पंजाब बर्बाद किया, वोट बैंक ने कश्मीर बर्बाद किया, ये वोट बैंक का काम है। जो इन्होंने सवाल पूछा था कमलनाथ जी को, वोट बैंक के चक्कर में पंजाब तबाह हुआ। अगर वोट बैंक का चक्कर ना होता, पंजाब तबाह ना होता। वोट बैंक के चक्कर में आज कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन गया। यह दूसरा पाकिस्तान है। रोज देखो किडनैपिंग, रोज मर्डर, खालिस्तान के नारे लगते हैं, मंदिरों पे हमला, वो एक अलग चीज। मैं कहा हर जगह पे दहशत है। नार्को टेररिज्म वहां से फैला जाता है। हिंदुस्तान के अंदर गैंगस्टर वही चला रहे हैं। जिसने सलमान खान पे हमले की बात की, मेरे पे हमले की बात की, मुझसे वाले को मारा, कहां से चला? कनाडा से, जर्मनी से। मेरे पे जब 93 में दिल्ली में यूथ कांग्रेस पे दफ्तर पे हमला हुआ, कहां से प्लानिंग बनी? कनाडा और जर्मनी। वो टेररिस्टों को कहां से पकड़ के लाए? एक को अमेरिका से पकड़ के लाए, एक को जर्मनी से पकड़ के लाए। उस वक्त की बात कर रहा हूं। आज कितनी स्थिति आगे निकल गई। क्या हम सारी ऑल पॉलिटिकल पार्टी क्या इस मुद्दे पे सिंसियर होके प्राइम मिनिस्टर के साथ एक टेबल पे बात करेंगे कि इस मसले के लिए हम आपके साथ हैं? और फिर मैं आपको कह दूं, खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर जो उन्होंने कहा, सब चीज का एक जवाब, हिंदुस्तान के जितने गुरुद्वारा साहब हैं, पंजाब को छोड़ दो, मैं नाम नहीं लेता, कोई नहीं करेगा, जो हम यहां रहते हैं, है ना, यहां किसी कोई सिख अनसेफ सेफ महसूस करेगा मैं भारतीय हूं। पर जब खालिस्तान की बात आए, जब पन्नू कहे कनिष्का की तरह 300 लोग मारे गए, मैं हिंदुस्तान का प्लेन उड़ा दूंगा, मैं राम जन्मभूमि पे अटैक करूंगा, मैं मोदी के ऊपर हमला करूंगा, तो सिख कौम पे आवाज गुरुद्वारे से उठनी चाहिए। मेरा सवाल है आपसे, दिल में रखना, कभी पूछना, इसके ऊपर सोचना। हम चुप क्यों रहते हैं? मेरा सवाल है, क्यों चुप रहते हैं? चुप रहना ही गुनाह है। आप में से कोई आर्टिकल लिख दो सुबह, वो कहे कि तू तो हिंदू था, तूने खालिस्तानियों के खिलाफ लिखा। नहीं, मेरा देश, मैं यहीं जन्म लिया, यहीं मरना है, मेरा देश पहले है। तिरंगे झंडे को कहाँ चाह जाए? मेरे से पत्रकार कई बार सवाल पूछते हैं, अरे 14 बार हमले हुए, पहला कब हुआ? फख्र से कहता हूं, सामने भिंडरांवाला, जितना ये चौक है ना, इधर मुड़ के, ये भिंडरांवाला और ये मेरी हवेली, ये मेरा घर। पहली बार जब अंदर हथियार, जब कहते मध्य प्रदेश कहीं गोली पर्ची निकलती घड़े से, मार दे, मैं तो बच्चा था, कहते आज़ादी का दिन नहीं मनाने देंगे, बचपन से लड़ाते थे। स्कूल के बच्चे होंगे या कॉलेज में 1 साल में होंगे, 82 की बात कर रहा हूँ। सुबह पुलिस वाले आते, SHO चमन लाल नाम होता, अरे तिरंगा झंडा मत लहराना, बम फेंक देंगे, हमें धमकी आई। मोबाइल तो थे नहीं। मैंने कहा तिरंगा झंडा हमारे राष्ट्र का तिरंगा, फकर हम लहराएंगे। मैंने बम चलाया 5 बजे, 11 बजे, 12 बजे झंडा लहराया। जंग की शुरुआत हुई, मन में देश है। तो मैं तो सरदार हूं, हो सकता है मैं भी उनकी मूवमेंट में शामिल हो जाता। हमारे जितने भी मोहल्ले के लोग थे आसपास के, सारे खालिस्तान उस मूवमेंट में शामिल हो गए, आतंकवादी बन गए। हम तो रहते ही वहां थे। स्कूल से आना, खाना माँ ने खिलाना, जूड़ा पकड़ते, पगड़ी तो मां, खेलने चले जाते थे। मंजी साहब जहां भिंडरांवाले का होता था, पुरानी बातें कर रहा हूं, वो तो बाद में आया। हमारे जैसे कई लोग चले गए। तो खालिस्तान की जो मूवमेंट है आज, जो मैं महसूस करता हूं, जो निकल गया वक्त, वो निकल गया। जिस दिन बार बार एक ही चीज कहता रहूंगा, मेरे दिमाग से, मेरे खून से, मेरे जज्बातों से निकली, जिस दिन हिंदुस्तान के गुरुद्वारा साहब के अंदर मेरे भाई बहन माँ मीडिया को बुलाएं, जैसे आप है ना बुलाएं, सिर पे आप पकड़ा बांधा हो, कभी नंगे सिर मत जाना, बांधा हो, तो जी बताइए आप खालिस्तान चाहते हैं? कभी आप कोशिश हिम्मत तो कीजिए। खालिस्तान चाहते हैं क्या? पन्नू
जो खालिस्तान की मांग कर रहा है, जो मंदिरों पे हमला कर रहा है, जो प्लेन कहता उड़ा देंगे, जो कहता राम जन्मभूमि का नुकसान, क्या आप चाहते हैं? कभी आप भी तो हिम्मत करो, थोड़ी कोशिश तो करो, अब कोशिश तो करो। जो बोल दे उसको सलूट करके बस आ जाना, ऐसे फक्र है उनको, कहना सरदार जी थोड़े से फक्र है। जो मुंह ऐसे कर ले, मुंह अपना इधर करके नहीं, मैं तो इतना समझा सकता हूं आपको। बताओ यार, दो बातें कहनी, मैं भारतीय, मैं खालिस्तान नहीं चाहता, भारत हमारे गुरुओं का सजाया है, बस। अगर तीन चीजें कहने में तकलीफ है तो फिर हम क्या है आप समझ लो। देखो, ये रहे तो ये सरकार की कमेटी होगी, वही बताएगी, मैं थोड़ा इसके बारे में कुछ कह सकता। देखो, दंगों में तो मैं भी बड़ी मुश्किल ट्रेन से बचा था, है ना, मुझे भी मारने लगे थे उस वक्त। ये नहीं था कौन कांग्रेसी है कौन है, उस वक्त तो ये देखा जाता था कि सरदार है। और अगर इंदिरा गांधी का कत्लेआम ना होता था तो दंगे होते? क्या पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम ना होता? क्या हरमंदर साहब को ढाल ना बनाया होता हथियार लेकर के, क्या दंगे होते? जड़ कहां से मिली, कौन थे जिम्मेदार? वो लोगों के सच्चाई सामने आनी चाहिए। कई लोग ऐसे आरोप लगाते हैं जो पंजाब तो यार लगाते हैं तो मैं क्या करूं भैया? आप सुनो मेरी बात, ये मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, समझे ना, ये पूछना तो किसी और से पूछो। जिस चीज का मुझे पता ही नहीं तो मैं करूं हाँ जी जिम्मेदार वाह। सवाल पूछो राष्ट्र के लिए, ये जो मजे लेने वाला सवाल ये मेरे से नहीं आपको मिल सकता, समझे ना। कोई और सवाल है पूछो, कंट्रोवर्सी का सवाल मैं नहीं करता। नहीं बात कर रहा हूं मैं यार, बात कर रहा हूं 84 के दंगों की, मैंने बात बता दी। आप उस पर जाओ ना, हरमंदर साहब में हथियार लेके क्यों गए? आप उस पर नहीं पूछने बैठो, 2 मिनट में जवाब दूंगा, इनके तसल्ली कराऊंगा। हरमंदर साहब में क्यों गए? क्यों हथियार लेके हरमंदर साहब में गए? क्यों 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ? क्यों 19,000 हिंदुओं को मारा गया? क्यों इंदिरा गांधी को मारा गया? इंदिरा गांधी को ना मारा होता तो क्या आज दंगे होते? सवाल सारा की शुरुआत कहां से हुई? बुद्धिजीवी निकले, सरकार व्हाइट पेपर जारी करे, व्हाइट पेपर जारी करे कि आतंकवाद की जड़ क्या थी, और दंगों में कौन कौन शामिल थे, कोर्ट बैठी है, सरकारों की इंक्वायरी कमेटी बैठी है, वो उसका जवाब देंगे। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनता जा रहा है, ना बीजे की बात ना मोदी की बात, अपन प्रथम राष्ट्र की बात करते हैं। उसकी मैं 2-4 चीजें बताता हूं। जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, तो नरेंद्र मोदी जी दुबई से उधर हम सबको आपको नाराज करके गए थे, और उस जगह पे गए थे जहां बराक ओबामा ने कहा था ये आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और इसमें कोई शक नहीं, और ओसामा बिन लादेन भी वहां मारा गया था। मौत का कफन बांध के गए थे महात्मा गांधी का संदेश लेके कि हिंदुस्तान एक नए रास्ते पे चलना चाहता है, आप भी अपना रास्ता बदलो, हम भी बदलें, आप भी तरक्की करो, हम भी तरक्की करें, ठीक? चलो जिंदा शहीद की तरह वापस आ गए। पर क्या किया पाकिस्तान ने? दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, उसके बाद फिर हमारी गोली रुकी नहीं। पुलवामा के बाद फिर हमने ऑपरेशन किए, 370 धारा। आज हिंदुस्तान के अंदर इतनी चीजें हमने जो लड़ाई झगड़े की थी समाप्त कर दी। राम जन्मभूमि, 370 धारा, आतंकवाद, नक्सलिज्म, हमने उसको कंट्रोल करके देश को एक दूसरी तरफ जो लेके जा रहे अच्छे अच्छे लोग, जयशंकर जैसे लोग, फॉरेन पॉलिसी, अजीत डोभाल जैसे जो पाकिस्तान में 6 या 7 साल एक जासूस बन के रहे, उनके अनुभव। आप जब विश्व गुरु बन गया, जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, ऊपर से गोलियां रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, तो पाकिस्तान के दुश्मन देश के बच्चे भी कहने लगे, उनके माँ बाप, अगर तिरंगा झंडा बच्चों के हाथ में ना होता तो हमारे बच्चे जिंदा ना होते। आज हिंदुस्तान उस स्थिति पे खड़ा है। क्या नरेंद्र मोदी को जाने की पाबंदी थी अमेरिका के अंदर? बिल्कुल ठीक है ना, जो भी सरकारें जिन्होंने किया, हमको कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लाल कारपेट से स्वागत होता है। पर अब अमेरिका हो या चाइना हो या कनाडा हो, ऊपर से कुछ भी चाइना आर्टिकल लिखे, पर अंदर से तो यही है, हमारे साथ वाला मुल्क कहां जा रहा है, कहां चाइना, दुनिया कांपती, कहां हिंदुस्तान। तो बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान अब अकेला नहीं है, अंदर की कई शक्तियां हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान की आने वाली जनरेशन को एक नया रास्ता देने के लिए उसको रोकना चाहती है। अकेला पाकिस्तान नहीं है, अब बड़े लोग हैं। अब पंजाब के अंदर के हथियार पकड़े गए, मेड इन चाइना के थे वो। तो हमें हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को जहां प्रथम राष्ट्र आ जाए,
राष्ट्र प्रथम आ जाए, एक हो जाओ, लड़ेंगे चुनाव, गाली देंगे, जो करना करेंगे, पर राष्ट्र के मुद्दे पे तो एक हो जाओ। क्या जब इंदिरा गांधी ने 71 की जंग जीती तो क्या कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने? योद्धा कहा था उसको, योद्धा कहा था उस वक्त। तो यार हम हिंदुस्तान के हैं, हम भारत के हैं, यहीं रहते, यहीं मरना है, इस मिट्टी पे रहे, मिट्टी पे जाना है, लड़ाई लड़ेंगे ना, तू भी जीत मैं भी जीतू, तू हार मैं, चलता रहता है। पर जहां प्रथम राष्ट्र का सवाल आ जाए, खड़े हो जाओ। तो भारत की तरफ आप कोई देख नहीं सकता, इतनी बड़ी ताकत हम बनते जा रहे हैं। छोटी लड़ाइयां छोड़े, दिग्विजय सिंह कभी कुछ बयान में, यार राष्ट्र की बात करो यार, क्या मजबूत धर्म में पड़े हो यार? को मुसलमान हिंदू सिख अपन से एक दूसरे से दूर है ना, दूर थोड़ा है कुछ, राष्ट्र की बात करो।